हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 किंग्स एंड किंगडम्स, राजा और राज्य। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 और 2 जो है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज हम इसका पार्ट 3 शुरू कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें जो टॉपिक आएगा वो आएगा एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। ठीक है, कृषि और सिंचाई, मतलब कैसी खेती होती थी वहाँ पर और कैसे उसकी सिंचाई होती थी। चलिए शुरू करते हैं। ओके, मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। जब चोलास जो थे आए थे, मतलब जब चोलास आए तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए थे, जो कि नए नए अचीवमेंट्स डेवलप हुए एग्रीकल्चर में। लुक एट द मैप 2 अगेन, दोबारा से मैप 2 देखिए। ओके, नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो चलिए एक बार देख लेते हैं मैप 2। ओके, कहाँ पर है मैप 2? ये रहा। तो देखो, जब ये कावेरी रिवर है इस तरीके से यहाँ से जा रही है, तो क्या है, ये बहुत सारी छोटी छोटी नदियों में डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाती है। ये बे ऑफ बंगाल में जाकर इधर मिलती है। तो देखिएगा इतना बड़ा पार्ट जो है सारा ही चौलास के पास है। ठीक है, जो बाउंड्रीज है यहाँ पर आपको दिख रही है, ये सारा जो है चौलास के पास है, ये सारा जो है पार्ट। और इसमें क्या है, इसमें जो चौलास ये रहे है ना, तो इन्होंने जो कावेरी रिवर जो थी इन्हीं के अंतर्गत आती थी, इनकी ट्राइब्यूटरीज में आती थी। तो कावेरी रिवर जब बे ऑफ बंगाल में मिलती है जाकर, तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियों में बट के फिर जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये सारा जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इसमें बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की, क्योंकि जब ये जाती है बहती है तो ये अपने साथ बहुत सारी जो सिल्ट वगैरह होती है ना, वो किनारे पर ही छोड़ देती है। तो जब किनारे पर छोड़ देती है, जब निकलती है तो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है, तो किनारे पर छूट जाती है, तो यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। तो हर कोई चाहता था कि ये वाला पार्ट जो है इसको हम कवर कर लें, अपने अंदर कवर कर लें। तो इस तरीके से बहुत बड़ा पार्ट जो था चौलास कवर करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली। देखो ये जो चैनल्स होते हैं जो मैंने बताया है डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये लगातार ओवरफ्लो रहते हैं, है ना, डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक। और अपने किनारे पर जो है वो फर्टाइल सॉइल जो है, मिट्टी मैंने बताया था उपजाऊ मिट्टी छोड़ देते हैं। वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड्स द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर। अभी जो वाटर होता है, चैनल से जो वाटर मिलता है, ये जो है नेसेसरी मॉइस्चराइजर जो है, मिट्टी में जो मॉइस्चर बना रहेगा, तो ये जो खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। तो खेती को ये प्रोवाइड कराता है, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस। बल्कि क्या होता है, वहाँ पर जो चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है मॉइस्चर जो होता है। Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large scale cultivation। तो क्या था, एग्रीकल्चर के लिए जो है ना, तमिलनाडु के और पार्ट्स में भी डेवलपमेंट हुआ था। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी। ये सिर्फ 5वीं और जो है 6ठी शताब्दी में जो क्या था, जो ये एरिया था, ये इसमें जो है लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा फसल लगाई गई इसमें। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स। बहुत सारे जो क्षेत्र थे, रीजन्स थे, उनमें क्या था, उनमें जंगलों की कटाई कर दी गई। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज। और कुछ एरियाज में लैंड जो है वो लेवल कर दी गई, मतलब क्या था, जंगल काट कर उसे खेती के योग्य बना लिया गया। इन द डेल्टा रीजन, अब जो डेल्टा रीजन है ना, मैंने बताया था ना डेल्टा रीजन, नदियाँ जो हैं वहाँ पर, तो ये सारा जो है मिलकर एक डेल्टा बनाती हैं। जो कावेरी नदी है, जब छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, इसको ज्योग्राफी में डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बोलते हैं, लेकिन क्या है, जब ये सारी नदियाँ मिलती हैं तो एक डेल्टा बनाती हैं। तो जो डेल्टा का जो रीजन है, एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनाल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स। तो जो एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं डेल्टा रीजन में, जो एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं, जो बांध टाइप के बनाए जाते हैं, मिट्टी को का जो कटान रोकते हैं, तो उससे क्या होता है, बाढ़ में मदद मिलती है। जैसे बाढ़ वगैरह नहीं आती उससे, उसके लिए वो प्रिवेंट करती हैं उसके लिए। और जो कैनाल्स बनाई जाती हैं, जो नहरें बनाई जाती हैं, उसके लिए जो है खेतों में उससे पानी पहुँचाया जाता है। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर। बहुत सारे एरियाज में क्या है, 2 फसलें जो हैं एक साल में ग्रो की जाती हैं। चलिए इसको रब कर लेते हैं। ओके, इतना ही कर दे रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन मैनी केसेज इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। और बहुत सारे केसेस में क्या है, जो पानी मतलब नहीं मिल पाता है, तो आर्टिफिशियली पानी जो है फसलों को दिया जाता है। अब वेराइटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरीगेशन। इरीगेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं सिंचाई के लिए। इरीगेशन मीन्स होता है सिंचाई। इन सम एरियाज वेल्स वर, कुछ एरियाज में जो है कुएं भी खोदे जाते हैं। इन अदर प्लेसेस huge tanks were constructed, huge tanks, in other places huge tanks were constructed to collect rain water। और बहुत सारे एरियाज में क्या है, बड़े बड़े टैंक जो है बनाए जाते हैं रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए, जिससे कि बारिश हो, बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो जाए और फिर वो पानी फसलों को मिल सके। रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग। याद रहे कि जो इरीगेशन का जो काम होता है वो प्लानिंग के अंतर्गत किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग
लेबर एंड रिसोर्सेज, इसमें क्या होता है, लेबर और रिसोर्सेज भी ऑर्गेनाइज की जाते हैं, जैसे कि प्लानिंग करनी पड़ती है पहले से, कितने मजदूर लगेंगे, कितना रिसोर्सेज होंगे, कि पानी हमें कहाँ से मिलेगा, मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड। तो इन सब कार्य को करने के लिए उसको मेंटेन करना पड़ता है और ये सोचा जाता है, डिसाइड किया जाता है कैसे पानी जो होगा वो शेयर किया जाएगा, मतलब यहाँ से दूसरी फसलों में कैसे पानी जाएगा, कैसे उसकी शेयरिंग की जाएगी। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस, बहुत सारे नए नए जो राजा थे वहाँ के, बल्कि गांव में रहने वाले लोग भी, टू कैन एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस एक्टिविटीज़। गांव में रहने वाले लोग और जो बहुत सारे जो राजा थे उन्होंने भी इस काम में, इस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया था, मतलब जो सिंचाई वगैरह के काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, जिससे कि फसल अच्छी हुई। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, नेक्स्ट टॉपिक आएगा द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। राजा के यहाँ जो उनका एम्पायर था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, कैसे वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स, किसानों का जो सेटलमेंट्स था, नोन एज उर, उसको उर कहा जाता था। बिकेम प्रॉस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, वो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉस्पेरस हो गए थे, बहुत ज़्यादा धनवान हो गए थे, किसकी वजह से, क्योंकि खेती वहाँ पे बहुत अच्छी होती थी, इरिगेशन एग्रीकल्चर जो था वहाँ पे सब में फैल गया था। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू, और ऐसे विलेजेस के जो ग्रुप बना दिए गए थे उनको कहा जाता था नाडू। उनके जो ग्रुप्स थे वो थे नाडू, एक तो थे को उर हो गए है ना, और ऐसे जो थे ग्रुप बने थे गांव के तो वो हो गए नाडू। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंडिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। तो ये सब जो नाडू लोग थे और जो ये उर थे, ये दोनों मिलकर क्या करते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे, जैसे कि टैक्स वसूल करना लोगों से, है ना, तो और जैसे जस्टिस वगैरह की जरूरत होती थी तो कहाँ पे सब ये मिलजुल कर इस सब काम करवाते थे। कौन कौन से दो ग्रुप थे, नाडू थे और एक थे उर, ये याद रखना बस आप। रिच पीजेंट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। तो जो अमीर किसान थे, है ना, तो क्या था, उन्होंने अपने अंदर नाडू जो किसान थे उनको अपने अंतर्गत ले लिया था, मतलब वो उनके अंडर में काम करते थे, जो नाडू लोग थे अमीर किसानों के। तो ये सब जो सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के अंडर में आते थे। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल लाइक्स मवेंडावेलन। चोला जो राजा थे उन्होंने कुछ जो रिच लैंड ओनर्स थे, जिनके पास ज़मीन थी, जो ज़मींदार थे, अमीर लोग जो थे, तो उनको जो है एक टाइटल दे रखा था जिसको कहा जाता था मवेंडावेलन, ठीक है। अवेलन और प्रेजेंट शेयरिंग 3 किंग्स, ये सब जो थे 3 राजाओं की सेवा करते थे मिलकर, ठीक है। अरैयार चीफ को बोलते थे एज मार्कर्स ऑफ रेस्पेक्ट, ये मतलब क्या है, इज्जत के साथ देखे जाते थे। एंड इंटरेस्टेड दैम विद इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट ऑफ द सेंटर, और इनको जो है उस सेंटर के बड़े बड़े ऑफिसर्स का मतलब चीफ बना दिया जाता था। समझ में आया, कहने की बात यह है, जैसे कि जो बड़े बड़े किसान होते थे, है ना, ज़मींदार जो लोग होते थे, किसान जो लोग होते थे, वो नाडू जो थे वो उनके अंतर्गत काम करते थे। और जो चोला जो राजा थे, जो चोला गवर्नमेंट थी, उन सबको अपने अंडर में ले लिया था। जो चोला किंग्स थे, वो जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, जो ज़मींदार होते थे, उनको एक टाइटल देते थे, क्या, मवेंडावेलन, ठीक है। तो 3 किंग की सेवा करते थे, अरैयार चीफ को बोलते थे। तो इनको बड़ी इज्जत की नज़रों से देखा जाता था, अगर वहाँ पर चीफ होता था कोई या फिर मवेंडावेलन होता था तो ये बड़े रेस्पेक्टफुल कैटेगरी में आते थे, ठीक है। क्योंकि इनका काम क्या होता था, इनको जो बड़े बड़े सेंटर जो होते थे उनके किंग के सेंटर की, जो स्टेट के सेंटर जो थे उसमें बड़े बड़े ऑफिसेज इनको दे दी जाते थे, क्योंकि इज्जत की नज़रों से देखे जाते थे, क्योंकि अमीर होते थे। चलिए रब कर देते हैं इसको। ओके, चलिए अब यहाँ पर आएगा टॉपिक टाइप्स ऑफ लैंड। लैंड किस तरीके की होती थी, ठीक है। चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। चोला इंस्क्रिप्शन जो मिले हैं, इंस्क्रिप्शन मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको कि इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो उस समय में जो पिलर्स वगैरह पे जो इंस्क्रिप्शंस लिखे रहते हैं, जैसे चीज़ें लिखी रहती है ना, इस सन में ये हुआ, इतने से इतने तक राजा रहा, उसने वहाँ पर आक्रमण किया, इस तरीके से जो प्रमाण मिलते हैं उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो जो चोला इंस्क्रिप्शंस मिले हैं बहुत सारे, तो उसमें सेवरल कैटेगरीज जो है लैंड की बताई गई हैं। जैसे कि एक का नाम होता था वेलन वगाई, ठीक है। इसका ये जो होती थी ना लैंड, इसमें होता था लैंड ऑफ द नॉन ब्राह्मण प्रेजेंट प्रॉपराइटर्स थी, जो होती थी नॉन ब्राह्मण प्रेजेंट प्रॉपराइटर्स की होती थी, यानी कि जो ब्राह्मण नहीं होते थे उनको ये वाली लैंड दी जाती थी। ब्रह्मदिया लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, ये वाली जो होती थी ब्रह्मदिया, ये ब्राह्मण्स को दी जाती थी। शाल भोगा, ठीक है, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, ये स्कूल की मेंटेनेंस के लिए दी जाती थी। देवदाना त्रिनामट्टुकनी, ठीक है, ये लैंड गिफ्टेड की जाती थी मंदिरों के लिए। कौन सी, देवदाना और त्रिनामट्टुकनी, ठीक है। पल्ली छनदम, ठीक है, ये वाली जो लैंड थी डोनेटेड टू द जैन इंस्टीट्यूशन, ये जैन इंस्टीट्यूशन को डोनेट की जाती थी। तो ये अलग अलग हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा कि कौन सी को क्या बोलते हैं। और ये लैंड जो है जैसे एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि सिर्फ नॉन ब्राह्मण प्रेजेंट को कौन सी दी जाती थी या फिर ब्राह्मणों के लिए कौन सी होती थी, इस तरीके से इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं।
वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदिया, हमने देखा कि जो ब्राह्मण्स हैं उनको जो लैंड रिसीव की जाती थी तो बड़ी या फिर ब्रह्मदिया होती थी। एज अ रिजल्ट इसका जो परिणाम ये होता था, अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स एमर्ज इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। इसका परिणाम ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड थी वो ब्राह्मण्स को दी जाती थी, तो जितने ज़्यादा ब्राह्मण थे तो वो सारे जितने भी थे वो कावेरी वैली के पास सेटल हो गए थे, क्योंकि कावेरी नदी का जो पार्ट था आसपास का वो सारा बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, तो क्योंकि जब वहाँ रहेंगे तो पानी की अच्छी व्यवस्था होगी और अच्छे से उनकी खेती हो पाएगी, तो इसीलिए सारा जो था वो साउथ इंडिया के जो मोस्ट पार्ट्स थे उसमें कावेरी वैली के पास पास जितने ब्राह्मण थे वो वहाँ पर बस गए। ईच ब्रह्मदिया वॉज लुक आफ्टर बाई एन असेंबली और सभा और प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। तो हर ब्रह्मदिया में क्या होता था, असेंबली बनती थी एक जो कि देखभाल करती थी, असेंबली होती थी जिसको सभा बोलते थे, वो देखभाल करती थी अपने ब्राह्मण लैंड होल्डर जितने भी थे उनको एक दूसरे की देखभाल करने का जिम्मा सौंपा जाता था। दीज असेंबलीज वर्क वेरी एफिशिएंटली, और ये जो असेंबली होती थी ये बहुत ज़्यादा इफिशियंटली काम करती थी। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल्स इंस्क्रिप्शन, इनकी जो डिसीजंस थे वो इंस्क्रिप्शन में डिटेल्स में लिखे हुए होते थे। ओफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, या फिर टेम्पल्स की जो स्टोन वॉल्स होती हैं उस पर भी इनके इंस्क्रिप्शन लिखे हुए होते थे। मतलब ऐसे कि जो ब्रह्मदिया के जो ब्राह्मण थे उनकी एक असेंबली होती थी, असेंबली को सभा बोलते थे, ठीक है। तो और इसमें जो होते ब्राह्मण लैंड होल्डर्स होते थे। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नागराम, अब व्यापारियों की एक एसोसिएशन होती थी उसको नागाराम्स बोला जाता था। ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स, बल्कि ये क्या थी, ये ओकेजनली फंक्शंस जो होते थे टाउन्स में उसको ये परफॉर्म करती थी। मतलब जैसे छोटे मोटे काम है तो इस तरीके के लोग करते थे, उनको कहा जाता था, व्यापारियों की जो एसोसिएशन होती थी उसको बोलते थे नागाराम। से छोटे छोटे पॉइंट्स आप अच्छे से याद कीजिएगा। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तराम मेरूर इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट थी है चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट, उसमें उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन से प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज, उसमें पूरी डिटेल लिखी गई है कि सभा किस तरीके से ऑर्गेनाइज थी। द सभा हैड सेपरेट कमेटीज टू लुक आफ्टर इरीगेशन वर्क्स, सभा में एक सेपरेट कमेटीज हुआ करती थी जो कि खेती में सिंचाई के काम को देखती थी, गार्डन्स को देखती थी, टेम्पल्स वगैरह में किस तरीके से वर्क होता है उसको देखती थी। नेम्स ऑफ दिस एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दिस कमेटीज वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ। अब इस ये कमेटी कैसे गठित होती थी, तो इस कमेटी के मेंबर्स के लिए क्या होता था, कमेटी के मेंबर्स कैसे चुने जाते थे, तो उसके लिए एक पाम लीफ होती थी, पाम जो ट्री होता है उसकी लीफ पर एक मतलब उसकी लीफ पर उसका नाम लिखकर दे दिया जाता था कि यानी कि वो एक छोटा सा टिकट होता था कमेटी के मेंबर्स के लिए। दीज टिकट्स वर पुट इनटू एन अर्थवेयर पॉट, और ये टिकट्स जो थे सारे मतलब पत्तियों के टिकट्स होते थे पाम लीफ के, तो उसको एक अर्थनवेयर पॉट मिट्टी के पॉट में उनको डाल दिया जाता था। फ्रॉम विच अ यंग बॉय वॉज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट, उसमें से एक यंग बॉय है ना उस टिकट्स को निकालता था 1 by 1 फॉर ईच कमेटी, ठीक है, हर कमेटी के लिए एक एक करके निकालता था। मतलब कमेटी के जो मेंबर्स चुने जाते थे वो इस तरीके से उस टाइम पर चुने जाते थे। चलिए देखते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट, ठीक है। हु कुड बी अ मेंबर ऑफ सभा का मेंबर कौन होता था। द उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन रेड डाउन, यहाँ पर उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन जो है नीचे लिखा हुआ है, मतलब क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। तो जो भी कमेटी का मेंबर्स बनने के लिए अपना जो नाम है वो करता था, अप्लाई करता था, या जिसकी इच्छा होती थी कि वो सभा का मेंबर बनने लायक है, तो या तो उसको जो है एक ऑनर होना चाहिए लैंड का, उसके पास लैंड होनी चाहिए और उससे रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता हो उस लैंड से। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उसका अपना एक घर हो, ठीक है। ये सब एलिजिबिलिटी दे रखी हैं। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, उसको 35 से 70 साल की एज के बीच में होना चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास, उसको वेदों की नॉलेज भी अच्छी तरीके से हो। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी काम होते हैं उसमें वेल वर्स्ड हो और जो वो ईमानदार भी हो। इफ़ एनीवन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 ईयर्स, अगर कोई व्यक्ति है ना उस कमेटी का 3 सालों से मेंबर है तो ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमेटी, तो वो किसी भी कमेटी का मेंबर अब नहीं बन सकता। एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिट हिज अकाउंट, अगर कोई किसी ने अपना अकाउंट सबमिट नहीं किया है, एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, या फिर किसी के रिलेटिव्स ने जो है इलेक्शन को कॉन्टेस्ट नहीं किया है, मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो वो कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता, चाहे वो उसका रिलेटिव ही क्यों ना हो। वाइल इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट किंग्स एंड पावरफुल मैन, जहाँ पर इंस्क्रिप्शन जो है हमें राजा और पावरफुल मैंस के बारे में बताते हैं, तो कोई इंस्क्रिप्शन में तो ये सब लिखा होता है, राजा और उनके पावरफुल मैन जितने भी थे उनके बारे में लिखा होता है। हियर इज एन एक्सकर्सट फ्रॉम द
पेरियापुरनम अ 12th सेंचुरी तमिल वर्क, ठीक है, विच इन्फॉर्म्स अस अबाउट द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पर एक ये चीज़ लिखी गई है पेरियापुरनम, ठीक है, 12वीं शताब्दी में तमिल वर्क, ठीक है, जो कि हमें ये इन्फॉर्म करता है कि जो वहाँ पे जो ऑर्डिनरी मैन होते थे या फिर वुमेन होती थी उनकी लाइफ कैसी थी। ऐसा नहीं है कि सब वहाँ पे राजा थे या सब पावरफुल लोग ही रहते थे वहाँ पर, कुछ ऑर्डिनरी लोग भी तो वहाँ रहते होंगे। ऑर्डिनरी लोग जो थे और या औरतें थी वहाँ की, उनकी लाइफ कैसी थी। तो ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अदानूर वॉज अ स्मॉल हैमलेट ऑफ पुलैयास, ठीक है, अदनार के आउटस्कर्ट्स पर यानी बाहर की तट पर एक छोटा सा हेमलेट पुलैयास है। अ नेम यूज्ड फॉर अ सोशल ग्रुप कंसिडर्ड आउटकास्ट। ये जो नाम है वहाँ पर आउटकास्ट लोगों के लिए लिया जाता है, एक ग्रुप है वहाँ का आउटकास्ट, उसके लिए लिया जाता था बाय ब्राह्मण्स एंड वेलास, ठीक है, ब्राह्मण्स और वेलास के द्वारा। स्टड विद स्मॉल हट्स अंडर ओल्ड थैचेस एंड इनहेबिटेड बाई अगारियन लेबरर्स इंगेज्ड इन मीनियल ऑक्यूपेशंस, ठीक है। तो एक पूरा आंखों देखा हाल सा वर्णन करा गया है यहाँ पर कि एक छोटी सी हट है वहाँ पर, छत पड़ी हुई है छोटी सी, उसके ऊपर है ना, उसमें क्या है जैसे एग्रेनियन लेबर्स मजदूर लोग रह रहे हैं, उसमें छोटा सा जो ऑक्यूपेशन उनके पास कोई नहीं, मीनियल ऑक्यूपेशन के साथ वो लोग रह रहे हैं। इन द देयर शॉर्ट्स ऑफ द हट्स कवर्ड विथ स्ट्रिप्स ऑफ फेदर, और जो ये छत है उनकी हट्स जो है वो कवर्ड किससे है, फेदर से, फेदर की पट्टियाँ थी उससे बेचारे जो है झोंकी झोपड़ी टाइप की उसमें रहते हैं। लिटिल चिकन्स मूव्ड अबाउट इन ग्रुप, छोटे छोटे चिकन जो हैं, चूजे जो हैं ग्रुप में वहाँ पर चल रहे हैं। डार्क चिल्ड्रन हु वर ब्रेसलेट्स ऑफ ब्लैक आयरन वर प्रेंसिंग अबाउट, काले काले बच्चे है ना जो कि ब्रेसलेट पहने हुए हैं काले लोहे की, वर प्रेंसिंग अबाउट, इधर उधर घूम रहे हैं। कैरिंग लिटिल पपीज, छोटे छोटे बच्चों को लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। इन द शेड ऑफ देयर मारूडो ट्रीज, मृदु ट्रीज के शेड में है ना, उसकी छाया में अ फीमेल लेबरर पुट द हर बेबी टू स्लीप ऑन अ शीट ऑफ लेदर, फेदर नहीं है सॉरी वो लेदर था ऊपर, ठीक है। इन द शेड ऑफ द मृदु ट्रीज अ फीमेल लेबरर पुट हर बेबी टू स्लीप ऑन, एक मतलब फीमेल लेबरर जो है मजदूर है वो अपने बेबी को सुला रही है ऑन अ शीट ऑफ लेदर, लेदर की शीट पड़ी हुई है उस पर सुला रही है। देयर वर मैंगो ट्रीज फ्रॉम हुज ब्रांचेस, यहाँ पर एक मैंगो का ट्री भी है जिसकी ब्रांचेस ड्रम्स वर हैंगिंग, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो लटकी हुई हैं। एंड अंडर द कोकोनट पाम्स, और कोकोनट पाम्स हैं वहाँ पर उसके नीचे। इन लिटिल होलोज ऑन द ग्राउंड टाइनी हेडेड बिचेस ले आफ्टर वेल्पिंग, ठीक है, लिटिल होलोज और उस ग्राउंड पर जो है कई सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है उधर चल रहे हैं। द रेड क्रेस्टेड कॉक्स क्राउडेड बिफोर डॉन कॉलिंग द ब्रेवरी पुलैयार टू देयर डेज वर्क एंड बाई डे अंडर द शेड ऑफ द कांजी ट्री स्प्रेड द वॉइस ऑफ द वेवी हेयर पुलैया वुमेन सिंगिंग एज देवर हस्किंग पैडी। हाँ, तो मतलब इस तरीके से बताया गया है कि एक जो फीमेल लेबर वहाँ पर है अपने बच्चों को किस तरीके से वो गोदी में लिए हुए है, फिर उसके बाद वो लिटाल देती है लेदर की शीट पर, और इधर छोटे छोटे से चूजे वगैरह उधर घूम रहे हैं। बहुत गरीबी का वर्णन दिखाया गया है इसमें कि जो ऑर्डिनरी लोग थे वो कैसे रहते हैं। अंडर द शेड ऑफ कांजी ट्री की बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ पर, मतलब कांजी ट्री की छाया में भी, ठीक है। एक वेवी हेयर, एक घुंघराले से बाल वाली लेडी पुलैया वुमेन सिंगिंग, एक जो है गेहूँ फैला रही, धान को फैला रही है, हस्किंग पैडी को फैला रही है और एक गाना गुनगुना रही है, ठीक है। इस तरीके का वर्णन इसमें किया गया है। तो ऐसा नहीं है, राजा के बारे में भी होता था, ठीक है। तो राजाओं की जो होते थे इंस्क्रिप्शंस होते थे, और बाकी जो ऑर्डिनरी मैंस के पेरियापुरनम, उन्होंने ही इसमें ही सब डिटेल का जो है वर्णन किया गया है। स्टडी इसकी की थी तो उसमें ये सब चीज़ें जो है लिखी हुई आई हैं, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर भी हो चुका है आपका कंप्लीट। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।